देखो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु क्या है, जीव विज्ञान के जनक हैं। और जीव विज्ञान के बारे में यानी बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 में लैमार्क किए थे। लैमार्क, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे, लैमार्क। कितने में, 1801 में। और जंतु जीव विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है, अरस्तु को। ठीक है, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और बायोलॉजी को हम लोग दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना, सॉरी ये देख लो, बायोलॉजी दो शब्दों को मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, जीवन के बारे में या जीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा, बायोलॉजी। ठीक, और बायोलॉजी का जनक कहा जाता है अरस्तु को। और 1801 ईस्वी में लैमार्क बताए थे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यही किए थे लैमार्क 1801 में। बायोलॉजी दो शब्दों के मिलने से बना, बायोस और लोगोस। ठीक है, कितने शब्दों, बायोस और लोगोस से। बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, बॉटनी, जूलॉजी। जूलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, और बॉटनी का पिता थियोफ्रास्टस को। बॉटनी का पिता थियोफ्रास्टस को कहा जाता है और जूलॉजी का पिता अरस्तु को। थियोफ्रास्टस शिष्य थे अरस्तु के। अरस्तु के क्या थे, शिष्य। थियोफ्रास्टस। बॉटनी में होता क्या है, पौधों के, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं लोग। क्या, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधे के बारे में किसमें अध्ययन करते हैं, बॉटनी में। आप लोग आगे जाइएगा ग्रेजुएशन में या 12th के बाद तो उसमें आता है। आप लोग अगर बायो से लीजिएगा ना तो उसमें बोलेगा बॉटनी लीजिएगा या जूलॉजी। ठीक है, तो बॉटनी लीजिएगा तो उसमें पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना होगा। और जूलॉजी होता है जीव जंतु के बारे में। ठीक है, जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना जूलॉजी कहलाएगा। और पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना बॉटनी कहलाएगा। और हम लोग का आज पहला चैप्टर क्या, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम बायो का पहला चैप्टर है। बायो का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, जिसमें हम लोग को पढ़ना है जीवधारियों के बारे में या फिर पेड़ पौधे और जीव जंतु के श्वसन, पहले पोषण क्या है, इसमें बहुत सारे टॉपिक है। फिर श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, जनन। ठीक है, ये पहला चैप्टर में केवल पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, जनन, लिविंग थिंग का ये नेचर है।
लिविंग थिंग का ये नेचर है। नेचर करने का अर्थ हुआ ना लिविंग थिंग का, अपने जीवधारियों का ये पहचान है। कोई कहेगा कि जीवधारी है तो कैसे पहचान है? पोषण, जो भोजन ग्रहण करता है किसी भी तरीके से पोषण करता हो, या फिर किसी दूसरे जीव के शरीर में रख अंदर रहकर या बाहर रहकर किसी दूसरे जीव के मरने के उपरांत, ठीक। श्वसन सांस लेने की क्रिया, ठीक है। और उत्सर्जन शरीर के अंदर से गंदे पदार्थ को बाहर निकालने में, परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, जनन बच्चे को जन्म देना, ठीक। तो ये हमारा पहला चैप्टर है, जैव प्रक्रम पहला चैप्टर है। तो हम लोग हेडिंग आज लगाएंगे पोषण। तो उससे पहले जैव प्रक्रम हेडिंग लगाएंगे। इतना हो गया होगा। बोटनी का पिता थियोफ्रास्टस को कहा जाता है, जूलॉजी का पिता अरस्तु को, और लिविंग थिंग का ये नेचर है। ये सारा हम लोग जैव प्रक्रम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10th का फर्स्ट चैप्टर है वो। जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम होता है क्या? जीवों को जीने के लिए अनुरक्षण का कार्य करता है। जीवों को जीने के लिए अनुरक्षण या संरक्षण का कार्य, अनुरक्षण या संरक्षण का कार्य करता है। तो जैव प्रक्रम का, जैव प्रक्रम में जीव में जो प्रक्रिया होती है ना, उसी के बारे में। तो जीव के जीने के लिए कुछ ना कुछ कार्य होगा, अनुरक्षण और संरक्षण होगा, ठीक है। तो वही कहलाएगा जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम बता दिए किसे कहते हैं। अब इसमें पॉइंट आती है पोषण। श्वसन, उत्सर्जन। पहले पोषण के बारे में हम लोग बताते हैं। पहले पोषण, जीवों के जीने के लिए अनुरक्षण का कार्य करेगा तो क्या कहलाएगा? जैव प्रक्रम। तो हम लोग क्या होता है, जीवों को जीने के लिए अनुरक्षण या संरक्षण का कार्य करेगा, जैव प्रक्रम कहलाएगा, ठीक है। देखते हैं पोषण, फर्स्ट टॉपिक है पोषण उसका। पोषण, जब कोई जीव अपने जीवन में जीने के लिए अनुरक्षण या संरक्षण का कार्य करता है तो वो रासायनिक पदार्थों को या खाद्य पदार्थों को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है जीने के लिए, ठीक है। तो कोई अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, तो कोई दूसरे के भोजन पर निर्भर होता है। कोई अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, स्वयं तैयार करता है अपना भोजन, तो कोई स्वयं तैयार नहीं करता है, ठीक। अगर कोई जीव स्वयं तैयार कर रहा है तो उसे स्वपोषी कहेंगे, और स्वयं तैयार नहीं कर रहा तो उसे परपोषी या विषमपोषी कहेंगे, विषमपोषी, ठीक है। तो पोषण किसे कहते हैं? जब कोई जीव अपने दैनिकचर्या की पूर्ति के लिए जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में बदलता हो। होता क्या है कि कोई भी जीव अलग अलग तरह के भोजन ग्रहण करते हैं। तो सब सारे कुछ ना कुछ तो कठोर होंगे, या जिसको कहते हैं जो आसानी से नहीं पचता हो, उसको भी पचाने के लिए हम लोग खाते हैं। तो उसको क्या, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलता है, उसे क्या कहते हैं? पोषण। पोषण के रूप में हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, हवा लेते हैं ना, तो वही हुआ पोषण। अब पोषण दो तरह के होता है। पोषण में दो तरह के जीव होते हैं, वो स्वपोषी जीव, परपोषी जीव। स्वपोषी, विषमपोषी। स्वपोषी वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता हो, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता हो, जो
अपना भोजन स्वयं तैयार करता हो। ठीक है, जब कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करेगा तो स्वपोषी का रहेगा। अब हम लोग सोचेंगे कि हम लोग तो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, तो हम लोग भी क्या स्वपोषी होंगे? तो नहीं। इसका उदाहरण मात्र पेड़ पौधा है। ठीक है, अपना भोजन स्वयं तैयार करने के लिए हमें 4 चीज बहुत जरूरी है। हरित लवक जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी H2O, फिर प्रकाश, सूरज का प्रकाश। इन 4 चीज की सहायता से पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। ठीक है, हरित लवक या पर्णहरित इसको लिख लो, अधिकतर जगह पर्णहरित लिखता है, या क्लोरोफिल। ठीक है, ये 4 चीज रहते हैं तो पेड़ पौधा आसानी से भोजन अपना तैयार कर लेता है। ठीक, तो पेड़ पौधे के भोजन तैयार करने के लिए आवश्यक प्रकाश संश्लेषी आवश्यक चीज है। ये पूछता भी एक क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषी आवश्यक पदार्थ। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी आवश्यक पदार्थ ये 4 है। कौन कौन? पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूरज का प्रकाश। और विषमपोषी में क्या होता है? जो जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार न करके दूसरे के बनाए गए भोजन पर निर्भर रहता हो तो उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी। इसको लिखते हैं अपना भोजन स्वयं न बनाकर। ठीक है, अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे के तैयार भोजन पर निर्भर हो, दूसरे के द्वारा तैयार किए गए भोजन पर निर्भर हो। जैसे में क्या होगा? बहुत तरीके से हो सकते हैं। जब कोई जीव मर जाता है, ठीक है, तो उसको भी कितने जीव जंतु ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। तो कोई जीव शरीर के अंदर रहकर भोजन ग्रहण करते हैं, तो कोई जीव शरीर के बाहर रहकर भोजन ग्रहण करते हैं। इन सभी क्रिया को क्या कहते हैं, जो हम अभी बताएंगे। ठीक है, तो विषमपोषी में आएगा जो अपना भोजन स्वयं न तैयार करके दूसरे के द्वारा तैयार किए गए भोजन पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी। विषमपोषी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो अभी बताते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं। पोषण में विषमपोषी पहले देखेंगे। विषमपोषी पोषण इसमें होता है परजीवी। ठीक, मृतजीवी, प्राणी संपोषण, ठीक है। अब परजीवी में होते हैं अंतः परजीवी, बाहरी परजीवी। मृतजीवी में होते हैं क्या है? जब कोई जीव मर जाता है तो उससे कोई जीव भोजन ग्रहण करता है तो उसे कहते हैं मृत परजीवी। प्राणी संपोषण, कठोर पदार्थों को तरल पदार्थों में बदलकर भोजन ग्रहण करना प्राणी संपोषण कहलाता है। यह भी हम बता रहे हैं तीनों। और एक होगा परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संपोषण। हाँ, तो देखिए परजीवी। परजीवी जब कोई जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर भोजन ग्रहण करता हो, तो जिसमें एक जीव को लाभ और दूसरे जीव को हानि होगा, तो किस जीव को लाभ होगा? जो भोजन ग्रहण करेगा। किसको हानि होगा? जिससे भोजन ग्रहण करेगा, यानी जिसके शरीर के अंदर रहेगा या बाहर रहेगा। तो क्या बताएं हम? परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संपोषण। ठीक है, तो विषमपोषी पोषण में ये 3 चीज आते हैं, परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संपोषण। परजीवी किसको कहते हैं? देखिए, परजीवी, परजीवी कहने का अर्थ जब कोई जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रखकर अगर वो भोजन ग्रहण कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? परजीवी। तो भोजन जो ग्रहण करेगा उसको तो लाभ होगा ही होगा, और जो भोजन के रूप में शिकार होगा उसको तो हानि होगी। तो इसमें क्या कहते हैं कि एक जीव को हानि होगी और दूसरे जीव को लाभ। तो सोचने वाली बात है, लाभ किसको होगी? जो भोजन ग्रहण करेगा तो उसको लाभ होगी ही होगी, और जो भोजन के रूप में जा रहा है उसको तो हानि होगी।
तो इसमें होता है क्या, बाहरी परजीवी होती है और अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। बाहरी परजीवी किसको कहते हैं कि जब कोई जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर रहकर भोजन ग्रहण करता है तो उससे जिस जीव के शरीर पे रहता है उससे उसको हानि होती है, तो उसे कहते हैं बाहरी परजीवी। इसमें होता है कौन कौन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जोंक, जू, मक्खी, ठीक, मच्छर। ये सब अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या बाहर रहकर, ठीक है, भोजन ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहेंगे, बाहरी परजीवी। और अंतः परजीवी में क्या होगा कि जीव के शरीर के अंदर रहकर भोजन ग्रहण करते हैं, तो जिस जीव के शरीर के अंदर रहेंगे उसको तो हानि होगी ही होगी, तो उसे क्या कहेंगे, अंतः परजीवी। इसका एग्जाम्पल होगा टेपवर्म, ये सब जीव है छोटे छोटे, हुकवर्म, गोल कृमि और फीता कृमि, ठीक है, गोल कृमि, फीता कृमि, टेपवर्म, हुकवर्म अंतः परजीवी की ये उदाहरण है। हम क्या समझाएं, याद रखिएगा, बाहरी परजीवी में कि जब कोई जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर रहकर भोजन ग्रहण करता है तो उसे बाहरी परजीवी कहते हैं। इसमें जीव शरीर के कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा, ठीक, और अपना भोजन ग्रहण करेगा। और इसमें अंतः परजीवी में शरीर के अंदर रहकर भोजन ग्रहण करेगा। उसके बाद क्या आता है, मृत जीवी। मृत जीवी में क्या होता है, मृत जीवी में होता है कि जब कोई जीव मर गया, ठीक है, उससे कोई जीव जंतु भोजन ग्रहण कर लिया, देखियो कीड़ा लग जाता है, ठीक, तो उसके बाद केवल हड्डी बचता है, तो कहती है सब गायब हो गया, ठीक। उसमें कुछ अंश मिट्टी का निर्मल रूप ले लेता है जो बच जाता है, और बाकी का छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा जो होता है वो खा जाता है। किसको, जो जीव सड़ते गलते रहते हैं। तो मृतजीवी किसे कहते हैं, जब कोई जीव किसी सड़े गले जीव या मरे हुए जीव से भोजन अपना ग्रहण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी। मतलब जो भोजन ग्रहण करेगा उसको मृतजीवी कहेंगे, ये नहीं कि जो मर गया उसको मृतजीवी कहेंगे, ठीक है। तो जब कोई जीव किसी मरे हुए जीव से अपना भोजन ग्रहण करता हो तो उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी, ठीक है। प्राणी संपोषण, इसका एग्जाम्पल देख लो, कवक, विषाणु, जीवाणु, ठीक है, एग्जाम्पल इसका। और प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, कठोर पदार्थों को तरल पदार्थ में बदलकर ऊर्जा के रूप में ग्रहण करना, ठीक है, ऊर्जा के रूप में ग्रहण करना। इसका बेस्ट ऑफ एग्जाम्पल होगा मानव। जब अपना भोजन ग्रहण करता है ना मानव, तो वो प्रोटीन के रूप में ग्रहण करता है, ऊर्जा ग्रहण करेगा, वसा ग्रहण करेगा, कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करेगा, ठीक है। तो प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, जब कोई कठोर पदार्थ को तरल पदार्थ में बदलकर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, कर सकते हैं ऊर्जा को बढ़ाने के लिए पदार्थ को ग्रहण करता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। इसका बेस्ट उदाहरण होगा मानव। प्रोटीन भोजन करता है तो उसको प्रोटीन मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, वसा मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, विटामिन मिलेगा, ठीक है। विटामिन में भी वेराइटी होता है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, ठीक, विटामिन B5, ठीक है ना, बहुत तरह के विटामिन भी होते हैं। तो 3 चीज समझाएं, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे, ठीक है। इसके बाद आएंगे क्या, प्रकाश संश्लेषण। अभी हम यहाँ पे लिखे थे प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज बहुत जरूरी है, CO2, H2O, हरित लवक यानी क्लोरोफिल, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। सूर्य का प्रकाश ना होगा तो कोई पेड़ पौधा जीवित नहीं रहेगा, और पेड़ पौधा जीवित नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। हम बायो में भी पढ़ा है क्या, पेड़ पौधा का होना बहुत जरूरी है मृदा संरक्षण के लिए, भूमि संरक्षण के लिए, ठीक है।
तो अगला टॉपिक आएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण है क्या? देखो, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करने के लिए सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है। पेड़ पौधा किसकी उपस्थिति में? पेड़ पौधा सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है। तो ये क्रिया हुई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होगी? पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होगी? आपको 4 ऑप्शन देंगे, आपको जो ऑप्शन बेस्ट लगेगा, बेस्ट क्या है ये वो तो होवे करता है, पेड़ पौधा, ठीक है। तो उस हिसाब से आंसर मानना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण हेडिंग दीजिए। देखिए 3 पॉइंट आ रहा है, विसरण, अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम 2 जीव हैं, 2 जीव हैं, अमीबा और पैरामीशियम। याद दिलाएगा, विसरण, अमीबा, पैरामीशियम। पहले अमीबा के बारे में बता देते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। यह विसरण की क्रिया द्वारा अपना श्वसन की क्रिया कर सकती है, ठीक है ना, लेकिन मनुष्य विसरण की क्रिया से नहीं कर सकता है। यह एक कोशिकीय जीव है, ठीक। अमीबा एक कोशिकीय जीव, इसका प्रचलन अंग कुटपाद है। इसमें मुंह नहीं होती, अपना भोजन ग्रहण की शुरुआत कुटपाद की सहायता से करता है या बनाता है, ठीक है। कुटपाद की सहायता से बनाता है। अमीबा ऐसे रहेगा, गोल गोल रहेगा, थोड़ा सा तिरछा ऐसे रहेगा, उसमें अंदर ऐसे, ठीक ना, ऐसे रहता अमीबा, ठीक ठीक। अमीबा का प्रचलन अंग कौन है? पूछता है ऑप्शन में, कुटपाद। और अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अपना भोजन की शुरुआत कुटपाद की सहायता से करता है या बनाता है। और पैरामीशियम का प्रचलन अंग सीलिया है, पैरामीशियम का सीलिया, पैरामीशियम का प्रचलन अंग, पैरामीशियम का प्रचलन अंग सीलिया। ये दो ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। अमीबा का प्रचलन अंग कुटपाद और पैरामीशियम का प्रचलन अंग सीलिया। और यहाँ पे देखते हैं मनुष्य में श्वसन की क्रिया कैसे हो रही है। एक क्वेश्चन आता है कि क्या मानव विसरण की क्रिया से अपना श्वसन की क्रिया पूर्ण कर सकती है? तो इसका आंसर होगा डायरेक्ट नहीं। नहीं क्यों नहीं होगा? तो ये हम बताते हैं। विसरण की क्रिया से श्वसन की क्रिया हम लोग को पूरी नहीं हो सकती। क्यों? अमीबा तो एक कोशिकीय जीव है, लेकिन हम लोग बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारे कोशिका है। तो बहुत सारी कोशिका, तो उसको जीने के लिए यानी कह सकते हैं ऑक्सीजन के सभी कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। इतना बड़ा शरीर है, बहुत सारे कोशिका हैं, करोड़ों कोशिका हैं, सभी को ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन की जरूरत है। और यह क्रिया जो धीरे धीरे होती है, विसरण की क्रिया धीरे धीरे होती है, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन मिलेगी तो होगा नहीं। हमारे सारे कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो विसरण की क्रिया धीरे धीरे होगी तो सारे जगह ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, ठीक। इस कारण से कुछ सेल डेड भी हो जाएंगे। तो विसरण की क्रिया हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, यानी अपर्याप्त विसरण की क्रिया, अपर्याप्त विसरण की क्रिया। तो क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग लिख सकते हैं कि मनुष्य बहुकोशिकीय जीव है, इसको जीने के लिए सारे कोशिका को ऑक्सीजन की तो आवश्यकता है, जो विसरण की क्रिया पूर्ण नहीं कर सकती है। तो आप लोग आंसर कर लीजिएगा, हम लिखा भी देंगे इसको। अगला आता है प्रकाश संश्लेषण का समीकरण।
या पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं जिसका समीकरण, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया की सहायता से ही भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, संश्लेषण का समीकरण तो होता क्या है, 6CO2 6H2O, क्लोरोफिल और सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधा सूरज के प्रकाश, सूरज के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में 6CO2 6H2O, पेड़ पौधा इसकी उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6O2 निकालता है और ऊर्जा भी निकालता है एटीपी के रूप में। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पूछता है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये लिख लो। एक होता है एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। और ये सूर्य के प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है 6CO2 6H2O, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधा, इन सभी की सहायता से ये बनाता है और ऊर्जा के रूप में एटीपी को निकालता है। और ये उत्पाद है, उत्पाद के रूप में इसको बनाता है, इसको बनाता है उत्पाद के रूप में। इसका नाम है ग्लूकोज, ठीक, लिख लो ये समीकरण। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। हाँ, और एक चीज, एक क्वेश्चन और आता है, स्वपोषी और विषमपोषी। हम समझा दिए, आप लोग बना लीजिएगा खुद से क्वेश्चन अरेंज करके बुक से। विषमपोषी, स्वपोषी में होता है क्या, फिर से देख लीजिए क्या क्या पॉइंट लिख देंगे हम लोग। स्वपोषी पहले लिख देंगे, आंसर किस तरह से देंगे कि एग्जामिनर नंबर दे हमें। पहले लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, जेमा नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक। फिर नीचे आंसर देंगे और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ बांटेंगे स्वपोषी विषमपोषी, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ क्या कि ये जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है और ये जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है। स्वपोषी में क्या होता है, इनके उदाहरण पेड़ पौधे हैं और इनके उदाहरण कुछ भी लिख दो, मानव लिख दो, मच्छर, बाकी जो बताए ना। परपोषी में क्या क्या बताए, परजीवी बताएं, प्राणी संपोषण बताएं, मृतजीवी बताएं, वो सारे इसके उदाहरण हो जाएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, आपको कम से कम 2 से 3 लिखना होगा। बढ़िया लिख दोगे तो बढ़िया नंबर मिल जाएगा, 2 में 2 पूरे। थर्ड पॉइंट क्या लिख देंगे कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है। एटीपी का फुल फॉर्म बोलो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक। और ये क्या है, ग्लूकोज। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। और आगे होगा क्या कि मानव के पाचन में HCl की भूमिका,
मानव के भोजन पाचन में HCl की भूमिका, ठीक है। और उसके बाद होगा पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से क्या होती है, ठीक है। उन सभी कारण 2-3 टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन भी आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 4 चीज जो है क्या क्या, CO2, H2O, क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश, ये पेड़ पौधे कहाँ से ग्रहण करते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे ये सारे कहाँ से ग्रहण करते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन लिखाते हैं हम। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी है। तो हम तो बता दिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधों को क्या क्या चाहिए। हम बताएंगे फर्स्ट पॉइंट में CO2 चाहिए, उससे पहले सूरज का प्रकाश चाहिए, सूरज का प्रकाश, ठीक है। क्लोरोफिल चाहिए, हरित लवक, ठीक है। जल चाहिए, CO2 चाहिए, ठीक है। इन सभी को पेड़ पौधे कहाँ से ग्रहण करते हैं वो पूछा है क्वेश्चन, हमसे ये नहीं पूछा है कि आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी है, ये तो पूछा है। और इसमें क्या है, आगे क्वेश्चन जोड़ लीजिए। और यह पदार्थ, यह सामग्री, लिखो आगे, और यह सामग्री पेड़ पौधे कहाँ से ग्रहण करते हैं, पौधे कहाँ से ग्रहण करते हैं। ठीक है, यह सामग्री पेड़ पौधे कहाँ से ग्रहण करते हैं। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन है, तो हम पहले बता दिए हैं। लेकिन ये सारे चीज कहाँ से ग्रहण करते हैं, तो वो देखिए पानी हम लोग पटाते हैं ना, तो हम लोग पेड़ को पटाते हैं, लेकिन वो पानी जमीन में जाता है। तो जड़ जो होता है ना, जड़ जमीन से ग्रहण करता है जल को। जल को कहां से ग्रहण करता है, जल को जमीन से ग्रहण करता है, जमीन से ग्रहण करता है। लिखते चलिए, सूरज लिखा देते हैं। सूरज के प्रकाश को पेड़ पौधा कहां से ग्रहण करेगा, सूरज से। लिख लीजिए सूरज, इसका स्रोत सूरज है, ऐसे लिख लीजिए, इसका स्रोत सूरज है। ठीक है, ये लिखिएगा, ये आंसर यहां से, आंसर स्टार्ट है। सूरज का प्रकाश को कहां से ग्रहण करेगा, इसका स्रोत सूरज का प्रकाश है। हरित लवक, देखिए पहले यहां सारे लोग समझ लीजिए, हरित लवक क्या है, क्लोरोप्लास्ट होता है। पेड़ पौधे में क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें उपस्थित क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट से हरित लवक ग्रहण करता है, हरित लवक ग्रहण करता है। ठीक है, H2O ये तो हम बताएं कि हम लोग पटाते तो हैं जब पेड़ पौधे को पानी, लेकिन वो पेड़ पौधा कहां से पानी को ग्रहण करता है, तो जड़ की सहायता से। लिखो, यह जड़ की सहायता से जमीन से ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। जड़ की सहायता से जमीन से ग्रहण करता है। और CO2 जो हम बताए हैं 0.03% है वायुमंडल में। नाइट्रोजन गैस
78% है वायुमंडल में, ठीक है। CO2 0.03% है वायुमंडल में, और इसको वायुमंडल से ग्रहण करता है। इसे पेड़ पौधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते हैं। तो हम यहाँ क्या समझाएं? पेड़ पौधे के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री 4 है। सूरज का प्रकाश है, हरित लवक है, जल है, CO2 है। सूरज का प्रकाश कहाँ से ग्रहण करेगा? इसका स्रोत तो सूरज है। और हरित लवक हो गया तो पेड़ पौधे में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। उससे पेड़ पौधे हरित लवक या क्लोरोफिल को ग्रहण करते हैं। और जल तो हम लोग समझ गए, जमीन से जड़ के द्वारा खींचता है। और जल को जो खींचता है उसमें उसके बीच 2 बल लगते हैं, ससंजक और असंजक बल। ससंजक और असंजक बल। ससंजक और असंजक, ठीक ना। ससंजक और असंजक बल लगते हैं। पेड़ पौधे में पानी और भोजन के ट्रांसफर करने में 2 बल लगते हैं, ससंजक और असंजक बल, ठीक। और जाइलम फ्लोएम भी एक होते हैं, वो भी हम बताएंगे आगे वाली आने वाली क्लास में। जाइलम फ्लोएम, इन सभी से क्वेश्चन आते हैं। जाइलम फ्लोएम में क्या अंतर है, ससंजक बल असंजक बल में क्या अंतर है, ठीक है। अब अभी इससे पहले हम बताएं स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर, जो पूछता है ये 3 में से एक पूछेगा ही पूछेगा। आने वाले क्लासों में ससंजक बल, असंजक बल, जाइलम फ्लोएम के बारे में बताएंगे। तब तक इसको राइट डाउन कीजिए।